चलो, यूपी स्पेशल के सेकंड चैप्टर को देखते हैं। अब आपको पता है कि उत्तर प्रदेश ने एक टारगेट रखा है अगले 5 सालों में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का। पिछले वीडियो में हमने कुछ अचीवमेंट्स देखे थे उत्तर प्रदेश के कि क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। अब आज हम कुछ रिकमेंडेशंस देखेंगे कि किन किन एरियाज़ में हमें काम करना चाहिए जिसके थ्रू हम अपने $1 ट्रिलियन के सपने को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ऑब्वियसली देखो, $1 ट्रिलियन का टारगेट रखा है। एक सेकंड। करंट पोजीशन के हिसाब से देखें तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया की, और 8% ओवरऑल इंडिया की जीडीपी में यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन है। अभी देखा जाए तो महाराष्ट्र सबसे आगे है, ये 28 लाख करोड़ है जीडीपी। उसके बाद तमिलनाडु आता है लगभग 18 लाख करोड़ की, और उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है लगभग 17 लाख करोड़ का जीडीपी। ठीक है। जब हम स्टेट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ऑलरेडी हम इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। करंट जीएसडीपी जो है हमारी लगभग 2,54,000 करोड़ की है, और टारगेट हमारा है $1,000 बिलियन तक पहुंचने का। अब अगर देखा जाए तो हमारी जो जीडीपी है या जीएसडीपी है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 23% के आसपास है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 27% के आसपास है, और सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का है 50% के आसपास। यानी कि एक्सेप्शनली जो सर्विस सेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन हाई है, और एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग लगभग इक्विवेलेंट है। अब हमारे सामने चैलेंज ये है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ सस्टेन रखनी पड़ेगी हमें। देखो, अगर एक मैथमेटिकल डेटा के हिसाब से अगर हमें $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करनी है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को लगभग 2.5 गुना ज़्यादा तेजी से ग्रो करना पड़ेगा। जो अभी ग्रोथ रेट चल रही है करंट, उसके 2.5 गुना तेजी से। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगभग 5% से 5 टाइम्स 5 गुना तेजी से ग्रो करना पड़ेगा, और 4 गुना तेजी से सर्विस सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि ओवरऑल हमें तीनों ही सेक्टर पे फोकस करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हमें अचीव करनी पड़ेगी। जो जीएसडीपी थी हमने देखा लगभग 24 लाख करोड़ की थी, जो कि पिछले साल से 19% ज़्यादा है। एक्सपेंडिचर भी हालांकि उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं, 17% एक्सपेंडिचर खर्चे ज़्यादा हैं। अब एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो खर्चा हो रहा है वो एजुकेशन, स्पोर्ट्स और कल्चर पे। वाटर सप्लाई सैनिटेशन पे देखो खर्चा कितना मिनिमम किया जा रहा है, तो हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमें किधर ज़्यादा खर्चा करना है। पुलिसिंग पे देखो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। ठीक है। हमें रोड्स, एनर्जी, फैमिली वेलफेयर, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, इनको ज़्यादा आगे लेके जाने की ज़रूरत है। यानी कि वी नीड अ मोर प्रूडेंट बजटिंग। प्रूडेंट बजटिंग का मतलब डिसिप्लिन में रह के हमें बजट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी हम आगे के स्लाइड में देखेंगे कि एजुकेशन सेक्टर जो है इसको हमें प्राइवेट सेक्टर में सौंप देना चाहिए, क्योंकि देखो 1947 के दशक में क्या था कि प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन में उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस वगैरह खुल रहे हैं। अब प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है, और मोर देन एनफ प्राइवेट सेक्टर स्कूल है, और ये क्लियर है कि गवर्नमेंट के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है सैलरी देने में, पेंशन देने में, मेंटेनेंस करने में, जिसका कि कोई लॉजिक नहीं है। आप खुद सोच के देखो कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है तो क्या आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजोगे या प्राइवेट स्कूल में भेजोगे? प्राइवेट स्कूल में भेजोगे। तो रैदर गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में भेजिए, और जो फीस है वो पैसे सब्सिडी के रूप में या तो स्कूल को या तो पेरेंट्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पास कर दिया जाए।
क्योंकि ये बजट के एक्सपेंडिचर से क्लियर पता चल रहा है कि बेकार का खर्चा हमारा एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट और कल्चर पे चल रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं बेकार का, इसको कम करने की जरूरत है हमें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ रेट रही थी करंट बजट में 5.6% रही थी, सर्विस सेक्टर 4.2%, एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ 2.7% की ग्रोथ रेट देखने को हमें मिली थी। इसको हमें और ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है। पर कैपिटा जीडीपी अगर हम देखें तो लगभग 79,000 रुपीज़ की है। अब ये पर कैपिटा जीडीपी इसलिए भी कम है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। देखो पर कैपिटा जीडीपी निकाली कैसे जाती है, टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन हमारी जब ज़्यादा है तो ओवरऑल ये रेशियो तो छोटा हो ही जाएगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। ठीक है, करेंटली अभी लगभग 24 करोड़ की पॉपुलेशन चल रही है ऑल ओवर इंडिया। पहले नंबर पे हम आते हैं। डेंसिटी ऑलरेडी बहुत हाई है। डेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। डेंसिटी जितनी ज़्यादा मतलब भीड़ उतनी ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। उसमें से भी अगर हम देखें तो अर्बन एरियाज में सिर्फ और सिर्फ 22% लोग अभी रह रहे हैं, लेकिन इसी 22% में कंजेशन बहुत हाई है। बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, नोएडा, गाजियाबाद आप चले जाओ, आप देखो मतलब रास्तों पे सड़क नहीं रास्तों पे जगह नहीं रहती है, गाड़ियों से भर चुकी है सिर्फ। और अभी सिर्फ अर्बनाइजेशन 22% का हुआ है। 77% लोग तो अभी भी रूरल एरियाज में ही रह रहे हैं। ठीक, चलो कुछ सजेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। देखो करेंटली अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते क्या है ना कि सपोज एक एरिया को डेडिकेट कर दिया जाता है, यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह लगेंगी और इनको टैक्स एग्जाम्पशन बेनिफिट्स वगैरह दिए जाते हैं, और इनका पर्पस होता है बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बनाना। ठीक है, एक्सपोर्ट करना, फॉरेन करेंसी को लेके आना। अभी देखा जाए तो लगभग 31 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, लेकिन उसमें 74% आपका आईटी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कुछ देखो 74% जो है सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर में है। इसके अलावा आपका थोड़े बहुत एरिया में टेक्सटाइल हो जाता है या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। ओवर लेवरेज हो चुका है सर्विस सेक्टर, सैचुरेशन के आसपास लगभग पहुंच चुका है। अभी आप देखो हर जगह जहां पे भी आपको दिख रहा है आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर, आईटी आईटी। ठीक है, ये सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। आईटी 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 आईटी। एक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का है, टेक्सटाइल और लेदर का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसके अलावा फिर से आईटी। तो आईटी सेक्टर पे ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो चुकी है। तो हमें क्लियरली ज़्यादा डाइवर्सिटी चाहिए, फूड पार्क चाहिए हमें। फूड पार्क मतलब क्या होता है कि देखो जैसे कि यहाँ फूड पार्क क्या होता है, स्टोरेज की फैसिलिटी होती है, वैल्यू एडिशन की फैसिलिटी होती है। ठीक है, आपका ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होती है, सेग्रीगेशन की फैसिलिटी होती है। ठीक है, यहाँ से किसान जो है अपनी फसल लेके आता है, ये फसल को स्टोर किया जाता है, फिर उसको सेग्रीगेट किया जाता है। सपोज कि चावल आया तो चावल को अलग अलग क्वालिटी में उसको अलग अलग कर दिया गया, उसके बाद वो वैल्यू एडिशन में चला गया, वैल्यू एडिशन के बाद फिर से स्टोरेज में चला गया, स्टोरेज से फिर निकल के ट्रांसपोर्टेशन में चला गया, ट्रांसपोर्टेशन से फिर आगे इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेज और इसको बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज। ठीक है, ये जो फार्म से इस फूड पार्क में आ रहा है ये बैकवर्ड लिंकेज है, और फूड पार्क से निकल के जो आगे जा रहा है ये फॉरवर्ड लिंकेज है। तो हमें ज़्यादा डाइवर्सिटी चाहिए। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क्स आप बनाइए, ठीक है, हार्डवेयर पार्ट्स आप बनाइए, लेदर इंडस्ट्रियल पार्क्स हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है, बहुत छोटे मतलब कम बट बड़े बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जगह हमें कोशिश करने चाहिए कि हमारे पास छोटे छोटे ही सही मगर ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हों।
मतलब कि जो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, इस पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को फैलाया जाए, अलग अलग एरियाज में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए हर एरिया की। अब जैसे इधर आप साउदर्न रीजन बुंदेलखंड वाला रीजन देखोगे तो माइनिंग के पर्पज से बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न देखोगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पर्पज से बिल्कुल परफेक्ट है। आप इधर गैंगेटिक प्लेन्स देखोगे तो एग्रीकल्चर के पर्पज से बिल्कुल परफेक्ट है। तो इन एरियाज में हमें छोटे छोटे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप करने चाहिए, जिससे लोकल प्रोडक्ट्स को बूस्ट मिलेगा, लोकल लोगों को बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगी। देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है ना, जब जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है सैलरी, सैलरी जनरेट करती है डिमांड, डिमांड जनरेट करती है कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन जब ज्यादा होगा तो कंजम्पशन डिमांड करेगा प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन डिमांड करेगा एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक पूरा साइकिल चलता रहेगा। एक एक लड़के को रोजगार मिला, उसको सैलरी मिली, उसने कुछ चीज़ें खरीदनी शुरू की, उन चीज़ों की खपत ज़्यादा होने लगी, वो चीज़ और ज़्यादा प्रोडक्शन में आएगी, उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए रहेंगे, ठीक है, तो और लोग हायर होंगे। तो ये एक परफेक्ट साइकिल के रूप में चलता रहता है, ठीक है। दूसरा, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हमें बूस्ट करना होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें दूसरे देशों पे बिल्कुल फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहिए, बट हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर से अगर इन्वेस्टमेंट मिल सके। हम उत्तर प्रदेश के अंदर अडानी क्यों नहीं पैदा कर सकते, उत्तर प्रदेश के अंदर अंबानी क्यों नहीं पैदा कर सकते, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर का रतन टाटा क्यों नहीं हो सकता है। सो वी शुड बी फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग मोर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन इंडस्ट्रीज। अब ग्रीन इंडस्ट्रीज बेसिकली क्या होती हैं, जिनका कार्बन एमिशन कम होता है। कार्बन एमिशन कम हो सकता है कैसे, देखो वो लोग रिन्यूएबल एनर्जीज पे काम करती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश में पॉल्यूशन देखें तो ऑलरेडी जो है गाजियाबाद, नोएडा, ये बागपत, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, वृंदावन, ग्रेटर नोएडा, ये ऑलरेडी बड़े पॉल्यूटेड हो चुके हैं। और पॉल्यूशन का जीडीपी से डायरेक्ट लिंकेज है, क्योंकि जैसे जैसे अब पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आएगा, वो कहेगा भाई 2 दिन के लिए इंडस्ट्री बंद करो, 4 दिन के लिए इंडस्ट्री बंद करो। इसके अलावा लोगों की जब तबीयत बिगड़ेगी तो हेल्थ पे ज़्यादा खर्चा होगा, ठीक है। वाटर जो है तुम्हारा पॉल्यूशन फैलेगा, वाटर में टॉक्सिसिटी आएगी, तो उससे गवर्नमेंट का इनडायरेक्टली एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो वी शुड बी फोकसिंग मोर ऑन क्रिएटिंग ग्रीन इंडस्ट्रीज। और ग्रीन इंडस्ट्रीज का पर्पस, ग्रीन इंडस्ट्री क्या होती है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से निकाले। रिन्यूएबल एनर्जी तुम्हारा वाटर एनर्जी यानी कि टाइडल एनर्जी भी जिसको बोल देते हैं, थर्मल एनर्जी जो कि स्टीम से प्रोड्यूस की जा रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स वगैरह, जैसे विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया आपका। तो अल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा देखें तो 14 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से 11 ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में हैं। अब इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को पहले तो शहरों से बाहर आप शिफ्ट करिए। देखो ये एक अर्बन एरिया है और ये मान लो कि एक रूरल एरिया है, और ये जो बीच का रर्बन एरिया जिसको बोलते हैं, रर्बन, रूरल प्लस अर्बन, रर्बन एरिया जिसको बोलते हैं ना, यहाँ पे आप डेडिकेटेड इंडस्ट्रीज को शिफ्ट करो। उससे क्या होगा कि जब इंडस्ट्रीज बाहर होंगी तो पॉल्यूशन भी बाहर बाहर निकल जाएगा, और अर्बन और रूरल एरियाज में वो पॉल्यूशन इंटर नहीं कर पाएगा, तो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट या कड़े नॉर्म्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जैसे कानपुर लेदर इंडस्ट्रीज़ है, कानपुर में बार बार ऑर्डर आता रहता है कि जो लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं वो आधी कैपेसिटी पे चलेंगी या रोटेट कर करके चलेंगी। क्यों? क्योंकि भाई पानी दूषित हो रहा है, हवा पॉल्यूटेड होती जा रही है कानपुर में। तो उसका बेटर सोल्यूशन ये है कि आप इंडस्ट्रीज को बाहर शिफ्ट करिए, डेडिकेटेड एरियाज लगाइए, नए आफ्टर वेस्ट ट्रीटमेंट लाइए, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करिए। ग्रीन एनर्जी जो ग्रीन इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी फॉलो कर रही हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह जो फॉलो कर रही है उनको इंसेंटिव दीजिए आप, ठीक है। कार्बन क्रेडिट्स दीजिए। कार्बन क्रेडिट्स मेरे को कमेंट्स में बताना क्या होता है, ठीक है। ग्लोबल प्रैक्टिसेस देखिए कैसे यूएसए, चाइना, इंग्लैंड, फिनलैंड, ये जो इंडस्ट्रियल नेशन है ये कैसे पॉल्यूशन को कर्व कर रहे हैं, कैसे ग्रीन इंडस्ट्री की तरफ फोकस कर रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर
नेक्स्ट पॉइंट हमारा टूरिज्म सेक्टर अगर देखा जाए, ओवरऑल जो डोमेस्टिक टूरिज्म है ये 16% नेशनल टूरिज्म में इसका कंट्रीब्यूशन है। और टूरिज्म में हमारी स्पेशलिटी ये है कि स्पिरिचुअल से लेके मेडिकल टूरिज्म मतलब बाहर से लोग इलाज कराने आए, जैसे वाराणसी आपका पूर्वांचल का एक हब माना जाता है। बीएचयू से लेके बड़े बड़े हॉस्पिटल से, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, होमी जहांगीर बाबा इंस्टीट्यूट भी है यहाँ पे। तो इसको हमें और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रहने के लिए होटल्स हों, सेफ होटल्स हों, अकोमोडेशंस हों, इन्वेस्टमेंट इसमें, एम्प्लॉयमेंट इसमें और ज़्यादा जनरेट करिए, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करिए, उत्तर प्रदेश को एक ब्रांड के रूप में प्रमोट करिए। जैसे आपने, अगर आप हल्का सा भी ट्विटर या यूट्यूब वगैरह पे एक्टिव है तो देखिए दुबई का ऐड बार बार चलता रहता है, ठीक है। या गुजरात का, जैसे अमिताभ बच्चन ने किया था कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। इस तरीके से उत्तर प्रदेश को भी एक मीडिया चैनल्स के थ्रू प्रमोट करना चाहिए। अयोध्या, ललितपुर, वाराणसी, महाराजगंज, जो प्रोमिनेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, टूरिस्ट सर्किट्स जो बनाए जा रहे हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। रिलीजियस स्पिरिचुअल टूरिज्म अगर हमारी स्ट्रेंथ है तो उसको और ज़्यादा अच्छे से आप, तो कई लोग कहते हैं ना कि मंदिर बना के क्या मिले। गुजरात, अब चलो चलते हैं, सपोज कि छत्तीसगढ़ चलते हैं। अब छत्तीसगढ़ कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लेस नहीं है, तो छत्तीसगढ़ पे लेकिन माउंटेन ज़्यादा है, फिजिकल ब्यूटी ज़्यादा है, तो उनको उस पर फोकस करना चाहिए। उत्तर प्रदेश जो है राम की जन्मभूमि को माना जाता है, तो अब हमें तो, हमारी स्ट्रेंथ यही है ना भाई, स्पिरिचुअल। यहाँ पे जब लोग आते हैं तो गंगा के दर्शन करने आते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं, ठीक है। तो हमें तो इसी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ना। तो अयोध्या को जो डेवलप किया जा रहा है या जो वाराणसी को डेवलप किया जा रहा है, ये सिर्फ मंदिर नहीं बनाया जा रहा है, ये टूरिज्म सेक्टर को डेवलप किया जा रहा है। अब जैसे लास वेगास एक जगह है अमेरिका में, ये कैसीनो के लिए फेमस है, तो उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे कैसीनो इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया। इसका मतलब कि हमारी जो स्ट्रेंथ है हमें उसे ऊपर उठाना चाहिए। जो करंट गवर्नमेंट मंदिर बना रही है, इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि ये मंदिर मस्जिद में उलझी हुई है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है स्पिरिचुअल टूरिज्म, हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि टूरिस्ट तो टूरिस्ट है, वो आएगा, पैसे खर्चेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, यहाँ की चीज़ें कंज्यूम करेगा, ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, ज़्यादा होटल्स लगेंगे, ठीक है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। हमें तो टूरिज्म से मतलब है, चाहे कैसा भी टूरिज्म जनरेट करें। और हमारी स्ट्रेंथ स्पिरिचुअल टूरिज्म है, तो हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्री 4.0। पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या। देखो, जो इंडस्ट्री 1.0 थी, इसमें स्टीम और वाटर पावर आई। पहले मैनुअली सारा काम होता था, फिर स्टीम इंजन आया। स्टीम इंजन आया तो गाड़ियाँ चली, इंडस्ट्री चली। दूसरा जो था, इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट होनी शुरू हो गई, तो फैक्ट्रीज और बड़ी हुई, प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ा। थर्ड जो था आपका ऑटोमेटेड सिस्टम्स हो गया, रोबोटिक्स। जैसे मारुति की लाइन अगर आप देखोगे असेंबली लाइन वगैरह में, तो आपको रोबोटिक हैंड्स, यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके देखना, रोबोटिक हैंड्स वगैरह दिखाई देंगे। इंडस्ट्री 4.0 स्मार्ट फैक्ट्री है, जिसमें आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब समझो कि अब जैसे फैक्ट्री चल रही है, 6 बजे फैक्ट्री बंद हो जाती है तो लाइट्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। एक फैक्ट्री का स्पेस है, अगर वहाँ पे कोई वर्कर नहीं है तो एसी अपने आप बंद हो जाएगा, या स्मार्ट मीटर्स लगे होंगे। तो ये स्मार्ट फैक्ट्रीज होंगी जिसमें डेटा को एनालाइज किया जाएगा, ठीक है। डेटा फीड कर दिया गया सिस्टम में, एक कंपनी उस डेटा से देख सकती है कि हाँ जी, बनारस में अगरबत्ती की खपत ज़्यादा है, कानपुर में लेदर की खपत ज़्यादा हो रही है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट वगैरह बनाए जाएंगे, ठीक है। 4.0 साइबर सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले कर रहा है। क्लाउड का मतलब कि आपका जो डेटा है, जो सॉफ्टवेयर हैं, वो चीज़ें एक सेंट्रलाइज सर्वर पे रखी हुई हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको एक्सेस कर रही हैं। लोकलाइज्ड स्टोरेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, अभी आपको पता होगा कि बैंगलोर में एक पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस बन के तैयार हुआ है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, ठीक है, 3D प्रिंटर्स के थ्रू, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स होते हैं कि रिसोर्सेज का बेटर तरीके से यूज हो पाता है, वेस्टेज नहीं होता है। एग्रीकल्चर में भी अब जैसे आपने सॉइल सेंसर लगा दिया, उसने देखा कि मॉइस्चर कम हो रहा है, तो जब जितने पानी की ज़रूरत होगी उतना वो डालेगा, उसके बाद वो सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो कई सारे इसके बेनिफिट्स हैं, ये देख लेना।
ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट एरा आ रहा है ये आईटी का ही एरा है। अब आईटी का मतलब कि आईटी सेक्टर नहीं, आईटी इनेबल्ड चीज़ें अलग अलग जगह पे, चाहे एग्रीकल्चर हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, वहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। नेक्स्ट, वी नीड टू टैप मोर ओवरसीज मार्केट, और स्पेशली वो मार्केट्स जो अनटच्ड हैं, जैसे साउथ एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, गल्फ, लैटिन अमेरिका। इन एरियाज में चीप प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इन एरियाज़ में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। इन एरियाज़ में मेडिसिन की डिमांड ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमें फार्मा सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर पे हमें राइस, वीट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चीप प्रोडक्ट्स हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में डेवलप करने चाहिए। चीप का मतलब क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जो अनटैप्ड एरियाज़ हैं, और उसके लिए हमारे पास क्या रिकमेंडेशन है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि अब यूएस में इंडिया का आम पहले इंपोर्ट नहीं होता था, वो कहते थे कि इसमें पैथोजन होता है, केला इंपोर्ट नहीं होता था। तो हमें टेस्टिंग नॉर्म्स लाने होंगे, टेस्टिंग ट्रीटमेंट्स लाने होंगे। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बनाने होंगे, उनके प्रोटोकॉल्स वगैरह समझ के। दूसरा, एक्सपोर्ट काउंसलिंग सेंटर्स। देखो, आज आप बाहर निकलो, 10 लोगों से पूछो कि किस चावल का एक्सपोर्ट अगर अफ्रीका करना हो तो कैसे करते हैं, 9 तो नहीं बता पाएंगे, चलो 7 तो नहीं बता पाएंगे, हो सकता है 2 या 3 थोड़ा बता दे। तो अवेयरनेस लोगों में कम है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज तो छोड़ो, ब्लॉक वाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल खोलने चाहिए, क्योंकि पूरा फोकस क्या है ना, यूथ के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप आप डेवलप करो। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तभी आगे बढ़ेगा। यूथ आज क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, टीचिंग की नौकरी का इंतजार किए जा रहा है, मतलब कुछ नहीं कर रहा है तो टीचिंग में चला जा रहा है। अब हो सकता है तुमको सुनने में ये बात बुरी लगे, या हो सकता है तुम भी प्रिपरेशन कर रहे हो, बट सच्चाई यही है कि 10-10 साल तक बच्चे प्रिपरेशन करते रहते हैं। वैकेंसी के लिए 4-4 साल, 5-5 साल इंतज़ार करते रहते हैं, अपनी लाइफ का एक वैल्यूएबल पोर्शन वेस्ट करते रहते हैं। प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे मैं था, मैंने जब अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट, मैं तुरंत सर्विस में चला गया, प्राइवेट सेक्टर में था, अच्छी खासी थी। 8 साल मैंने टीचिंग की है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है पंजाब में। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे को लगा कि मुझे अपने लिए कुछ अब करना चाहिए, तो अब मैं अपना एक स्टार्टअप मैनेज कर रहा हूँ और ये चैनल मैनेज कर रहा हूँ। और साथ में अब मैंने सोचा है कि थोड़ी सी प्रिपरेशन, 1-2 एग्जाम्स भी दे दूंगा ऑनेस्टली। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिविल सर्विसेज का एग्जाम दूंगा। अभी मेरी एज है, एक अटेम्प्ट है, मैं दूंगा, नहीं होगा मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। ये टाइम अपॉर्चुनिटीज ढूंढने का है। अगर मैं अपने देश, अपने राज्य की इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट करूं, सारे मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे, तभी तो जीएसडीपी या जीडीपी ऊपर जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, टीचिंग की प्रिपरेशन करो, लेकिन एक टाइम लिमिट बांध दो। साल या 2 अटेम्प्ट में दूंगा, उसके बाद नहीं, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, मैं वहां करूंगा। और सच्चाई यही है कि गवर्नमेंट जॉब में आप सिर्फ कमाओगे, प्राइवेट सेक्टर में ही आप अय्याशी कर सकते हो। रही बात करप्शन की, तो देखो अब ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएंगे, सीसीटीवी कैमरा, आज सबके हाथ में मोबाइल है, हिडन कैमराज होते हैं, एक ना इतना इस पेन पे कैमरा होगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। फंस जाओगे सरकारी नौकरी में जाके, रिश्वत वगैरह लेते पकड़े जाओगे, सस्पेंड होकर घर बैठे रहोगे, ना प्राइवेट के रहे ना गवर्नमेंट के। ये सच्चाई है। मैक्सिमम लोग देखो क्या सोचते हैं ना, कि हम चले जाएंगे और वहाँ पे ऊपरी कमाई होती है, ये होती है, वो होती है, वो कुछ नहीं होता ऊपरी कमाई। और सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर में कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, और पेंशन तो वैसे ही ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो बचा गया तुम्हारे पास। तो अब प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ जॉब सिक्योरिटी का अंतर है, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को डेडिकेशन के साथ इस्टेब्लिश करते हो तो जॉब सिक्योरिटी भी है वहाँ पे। ठीक है, ड्यूटी फ्री इनक्लेव्स बनाने चाहिए हमें। ड्यूटी फ्री इनक्लेव्स का क्या मतलब होता है, देखो, ड्यूटी फ्री इनक्लेव्स का क्या मतलब कि सपोज कि गोरखपुर है, अब गोरखपुर के आसपास काला नमक चावल की खेती होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप एग्रीकल्चर को भी बोलो ना कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो हम आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगती है, जो टैक्स लगता है, उसका कुछ परसेंट आपको हम वापस कर देंगे। ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटीज डेवलप करिए, फ्रूट्स वगैरह को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज चाहिए। इंश्योरेंस सबसे ज़रूरी है, क्योंकि देखो जो पेरिशेबल चीज़ें होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर ही है, अभी हमने देखा था एग्रीकल्चर को लगभग 2.5 गुना ज़्यादा ग्रोथ रेट लेना पड़ेगा, 5
5% से 6% के आसपास का ग्रोथ रेट आना चाहिए। तो फार्मर को प्रॉपर, अब प्रधानमंत्री पीएम की जो स्कीम चल रही है, ये फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना, ये एक बेहतर स्कीम है, बट इसको और ग्राउंड लेवल पे पेनिट्रेट करना चाहिए और नीचे की तरफ इसको जाना पड़ेगा। उसी तरह देखो बाईलेटरल ट्रीटीज का मतलब कि हमें अफ्रीका जैसे हो गया, मिडिल एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, गल्फ कंट्रीज, इनके साथ हमें ट्रीटीज वगैरह साइन करने चाहिए। ठीक है, कि आपके प्रोडक्ट्स को हम कुछ बेनिफिट देंगे, हमारे प्रोडक्ट्स को आप कुछ बेनिफिट दो। नेक्स्ट फैक्टर इज लेबर लॉस। देखो इंडिया में लेबर लॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है और उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा टफ है। जब लेबर लॉ टफ होते हैं तो इंडस्ट्री लगाना और चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी लेबर स्ट्राइक करने पे बैठ गया है, ठीक है, कभी एम्प्लॉयर जो है कि लॉकआउट क्रिएट कर रहा है, बंद कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा रिफॉर्म करना पड़ेगा। ये देखा गया कि गुजरात, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पे लेबर लॉ कंपैरेटिवली इंडिया के मुकाबले थोड़े नॉर्मल हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का लेवल भी बहुत हाई है। और सबसे ज़रूरी चीज़ तो फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए लेबर लॉ से, कुछ लेबर लॉ से, ऐसा नहीं कि सारे ही लेबर लॉ से एग्जेम्पशन देनी चाहिए। अब बॉन्डेड लेबर तो नहीं हटा सकते भाई, बॉन्डेड लेबर एक्ट है, या पे इक्वल रिम्यूनरेशन जो एक्ट है कि सबको बराबर काम के हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए, तो वो तो नहीं हटा सकते। लेकिन कुछ बेकार की चीज़ें हैं उनको कि कंपलसरी इंश्योरेंस दो या प्रोविडेंट फंड में आप लेके जाओ, फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए आपको इन पे एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी। अभी जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम में 1000 डेज के लिए एग्जेम्पशन दी थी, लेकिन ये तो मतलब 3 साल के लगभग की बात हो गई, तो थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें देना पड़ेगा। क्योंकि जब लेबर लॉ रिफॉर्म होगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस के ना 3 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। कैपिटल की इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लेबर की चीप एंड फ्री अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फ्री अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि मुफ्त में काम करेगा, मतलब कि लेबर भी जॉब छोड़ने के लिए फ्री हो और एम्प्लॉयर भी उसको निकालने के लिए फ्री होना चाहिए। सुनने में अजीब लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन अब आज की डेट में देखो क्या होता है कि सपोज अब बिजली विभाग है, अब बिजली विभाग में किसी लाइनमैन ने ठीक से काम नहीं किया, उसको सस्पेंड किया गया, अब बिजली विभाग का जो यूनियन है वो धरने पे बैठ जाएगा। तो ऐसे नहीं काम चल सकता है, ठीक है। फिर तो कोई भी आने से हिचकिचाएगा कि यहाँ पे तो हड़ताल ही होते रहते हैं, ठीक है। तो लेबर लॉज पे भी हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं। इंडिया की जो वीकनेस है ना, उसको उत्तर प्रदेश को कैप्चर करना चाहिए। जैसे देखो अभी जब उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो हमें हर चीज़ का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। इंडिया की क्या वीकनेस है? सेमीकंडक्टर नहीं बनते हैं, सोलर पैनल नहीं बनते, एलईडीज़ नहीं बनती है, लिथियम आयन बैटरीज नहीं बनती हैं, लैपटॉप्स नहीं बनते हैं, रियल इस्टेट सेक्टर, इन सब एरियाज पे ज़्यादा बेनिफिट्स दे के हमें इन्वेस्टमेंट्स को बुलाना चाहिए। क्यों गुजरात जाने दें हम इन्वेस्टमेंट, क्यों कर्नाटका जाने दें हम, क्यों जाने दें महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट्स? इनको उत्तर प्रदेश में बुलाइए ना, इनको उत्तर प्रदेश में फैसिलिटीज़ दीजिए। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए क्या हमारे पास ज़मीनें नहीं है, हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है? अगर नहीं है तो प्रोवाइड करिए, ठीक है। हालांकि आगे अभी हम रोड्स में देखेंगे कि वी हैव मोर देन एनफ अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ रोड्स, तो हमें इस पे फोकस करना चाहिए। अब थोड़ा सा एग्रीकल्चर से, सर्विस सेक्टर से साइड हट के हमें इन चीज़ों पे, फॉक्सकॉन क्यों नहीं आ सकती उत्तर प्रदेश, क्यों नहीं आ सकती, सोलर पैनल क्यों नहीं बना सकते हम उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उन एरियाज़ को पकड़ो जिसमें इंडिया वीक है, जिसमें इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, उन इन्वेस्टमेंट को बुलाओ और देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें सब्सिडीज बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में देखें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो 3.9% है, वो कम है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लेकिन जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है और एम्प्लॉयमेंट रेट, ये बहुत तेजी से गिर रहा है। ये देखो कर्व देखो, मतलब यूथ जो है फॉर्मल लेबर फोर्स में नहीं आ रहा है। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है सोशल मीडिया। कोई माइक लेके यूट्यूब पे पत्रकार बन जा रहा है, कोई रील्स बनाने लग पड़ रहा है, इनकम वहां से भी हो रही है, ठीक है, इनकम वहां से भी हो रही है, बट क्या ये कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में? नहीं।
आप रील्स बनाने बंद कर दो, सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर पड़ेगा? नहीं असर पड़ेगा। अब यूथ इस चीज की तरफ ज्यादा डाइवर्ट जब होगा, ठीक है, तो अब वहां पे क्विक मनी दिख रहा है कि भाई अगर मेरे रील्स मिलियंस वगैरह में जाने लगे तो महीने के 60,000 70,000 मिल जाएंगे। हालांकि ये इतना इजी होता नहीं है, यूट्यूब इटसेल्फ इज अ वेरी बिग कंपटीशन, लेकिन यूथ आज इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी सरप्राइज की बात यह है कि पबजी जैसे गेम को 30-30 साल के लड़के खेल रहे हैं यार, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा रीज़न है कि ये गिर रहा है। तो वी नीड टू इंक्रीज दिस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसके लिए हमें यूथ को, एक तो ये टीचिंग सेक्टर ओवर क्राउडेड है, पब्लिक प्राइवेट स्कूल हर जगह देखो आपको यंग लोग टीचिंग करते मिल जाएंगे। फंडा क्या है? पढ़ाते पढ़ाते कंपटीशन की तैयारी करेंगे। इनको शिफ्ट करना होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स हमें बढ़ाने होंगे जहाँ पे वेल्डिंग, प्लम्बिंग, बेसिक चीज़ें जो होती हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज चलाए जाएं आप पे। वोकेशनल कोर्सेज रेगुलर करिकुलम में आप लेके आइए। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन अब आप प्राइवेट सेक्टर को दीजिए। कोई लॉजिक ही नहीं है अब ये स्कूल वगैरह सरकारी स्कूल चलाने का। अब गांव गांव में स्कूल है, पहले नहीं होते थे स्कूल, अब गांव गांव में स्कूल है। अब आप डायरेक्टली सब्सिडी दीजिए, आप ऑफिसर्स अपॉइंट करिए जो उन प्राइवेट स्कूल्स पे नज़र रख सकें। 10 सरकारी टीचर, एक सरकारी टीचर की सैलरी मान लो 50,000 है, आपने अब 10 रखे तो 5 लाख रुपया आप दे रहे हो हर महीने एक स्कूल में। वहीं आप एक प्राइवेट स्कूल को जिम्मेदारी दे दो और एक अफसर रख दो, उसकी सैलरी होगी 45,000, वो 10 स्कूल को मॉनिटर कर लेगा। बच्चों की फीस आप डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन योजना के थ्रू अकाउंट्स खुले हुए हैं, आधार बेस्ड सीडिंग है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन को आप महंगा कर दो, आप फंड ट्रांसफर करो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को कर दो। प्राइवेट स्कूलों में जहां जब एक प्राइवेट एक सरकारी एम्प्लॉय का लड़का बैठा है पढ़ने, एक गांव के गरीब किसान का लड़का बैठा है, टीचर दोनों को अलग अलग तो पढ़ाएगा नहीं, टीचर तो दोनों को सेम चीज पढ़ाएगा। और ये बात फैक्ट है कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे सरकारी स्कूलों की अपेक्षा प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, फैसिलिटीज़ के मामले में भी, टैलेंट के मामले में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी। और यहाँ पे जो 60,000 करोड़ का बजट में पैसा जो खर्चा हो रहा है बिना बात का, ये कंप्लीट वेस्टेज है। नेक्स्ट, वी नीड टू रिड्यूस द हेलोविन ऑफ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। इलाहाबाद आप जाके देखो, बनारस आप जाके देखो, सरकारी नौकरी की भीड़ लगी पड़ी है और 10-10 साल तक, 12-12 साल तक प्रिपरेशन में लगे पड़े हैं। बीए कर लिया है 2012 में, पता चला 2022 तक एसएससी की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये टैलेंट वेस्ट हो रहा है, टैलेंट और टाइम दोनों वेस्ट हो रहा है। अगर आपने 2014 में किसी कंपनी में ज्वाइन किया होता 10,000 पे, 10% का भी इंक्रीमेंट लेते तो 2022 में अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करूँ ना, सिंपल इंटरेस्ट, तो भी 80% यानी कि ग्रोथ हो गया होता आपकी सैलरी में। और ये तो कंपाउंड होता रहता है, और उस कंपनी में आपकी पोजीशन क्या बनी रहती, ठीक है। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्राइवेट सेक्टर की वेज और सैलरी को गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में के बराबर लगभग लेके आइए। इसके लिए आप नेशनल वेज प्लान जो बनता है उसमें आप पब्लिक और प्राइवेट की सैलरी को इक्विवेलेंट करिए। ये नहीं कि सरकारी में 300 रुपये पर डे का मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में 75 रुपये का मिल रहा है। इक्वल नॉर्म्स आप लेके आइए। उन लेबर लॉज को आप अप्लाई करिए ना जिनकी ज़रूरत है। बेकार के लेबर लॉज क्यों लगा रखे हैं फालतू? एम्बुलेंस होनी चाहिए, ये होना चाहिए। अरे भाई एम्बुलेंस क्यों होनी चाहिए? ब्लॉक लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर आप बना रहे हो, वहाँ पे आप हॉस्पिटल खोल दीजिए। सरकारी अस्पताल तो आप खोल ही रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर वहाँ पे खोल दीजिए। क्यों इंडस्ट्रीज के सर के चढ़े बैठे हैं आपकी? आपके पास एम्बुलेंस होनी चाहिए और ये सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए, ये होना चाहिए। आप एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करिए ना सेंट्रल। 12 इंडस्ट्रीज अगर एक एरियाज में हैं, 12 इंडस्ट्रीज एरियाज में हैं, अब 12 के 12 इंडस्ट्रीज पे आपने क्या रखा है कि सेफ्टी ऑफिसर रखो, वेलफेयर ऑफिसर रखो, एम्बुलेंस रखो, कैंटीन रखो। अरे भाई आप यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर रखिए ना, आपके लेबर ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं?
आप यहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर्स रखिए ना, आपके सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स क्या कर रहे हैं? वो क्या 10 इंडस्ट्री पे नजर नहीं रख सकते क्या? आप इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर क्यों डाल रहे हो यार? एक प्राइवेट बंदा 50 लाख रुपया लेके धंधा करने निकला, पता चला 2 लाख रुपया साल का वो सेफ्टी ऑफिसर को ही सैलरी दे रहा है, 1 लाख रुपया एम्बुलेंस की मेंटेनेंस पे सैलरी दे रहा है। तो अब बेकार के लॉज आप हटाइए। अब इंडस्ट्रियल ये फैक्ट्रीज एक्ट में है दीवार पेंट कराइए, ये अब आजकल ऐसे पेंट आ गए हैं भाई जो 20-20 साल तक चलते हैं, लेकिन आपके नियम के हिसाब से 3 साल 4 साल पे पेंट कराइए दीवार को, कोई मतलब ही नहीं है। फ्लोर पे फैक्ट्री लेवल पे सेफ्टी ऑफिसर रखिए, पता चला कि इंडस्ट्री में 10 फ्लोर्स हैं तो 10 सेफ्टी ऑफिसर है, 5 लाख रुपए की सैलरी वही उठा रहा है। अरे सीसीटीवी कैमरा लगाने दीजिए, आप सेंट्रल लेवल पे बैठ के देख लेगा, एक बंदा मॉनिटर कर लेगा। सुनने में बातें अजीब लग सकती हैं, अगर आप सोशलिज्म फॉलो करते हो तो आपको बिल्कुल अजीब लगेगी, लेकिन अगर हमें ग्रोथ रेट लेनी है और जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इन चीज़ों को करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स। अभी लगभग हमारा 3 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है और करंट गवर्नमेंट के अंदर तो और भी ज़्यादा हाईवेज रोड्स वगैरह डेवलप हुए हैं, बट प्रॉब्लम देखो 60% ऑफ स्टेट हाईवेज आर ओनली डबल लेन, 40% तो सिंगल लेन पे चल रहे हैं। दूसरा, रोड्स अर्बन टू अर्बन एरियाज में तो बड़े अच्छे से हैं, बट रूरल टू रूरल या रूरल टू अर्बन, यहां पे आप जाओ, बेकार क्वालिटी की रोड्स वगैरह बनी हुई है, 10 दिन में गड्ढे पड़ जाते हैं। तो वी नीड टू फोकस मोर ऑन क्रिएटिंग ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स। ठीक है, टोटल नेशनल हाईवे देख लो, सॉरी, ये डेटा है लगभग 25,000 किलोमीटर की कंप्लीटेड रोड्स हैं हमारे पास, लॉजिस्टिक पार्क्स। अच्छा, अब ये देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। वेयर हाउस के बारे में बात करें, अब लॉजिस्टिक पार्क बनाना है तो कम से कम 25 एकड़ की जमीन जरूरत है। क्यों जरूरत है भाई? ये 25 एकड़ के 4 खोलने की जगह 10-10 एकड़ के 20 खोलने दो ना, और 10 एकड़ की जमीन इजीली अवेलेबल भी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो मिनिमम कार्गो टर्मिनल के लिए इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ है। क्यों मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट रख रहे हैं? आप छोटे प्लेयर्स को इंटर करने दीजिए। 20 करोड़ जुटाना मुश्किल है, 2 करोड़ जुटाना आसान है। 2-2 करोड़ के 20 लोग मिल जाएंगे, 20 करोड़ का एक ही मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो हमें वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स पे फोकस करना पड़ेगा ज़्यादा। सब्सिडीज भी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा दी जा रही हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने जैसा इसमें कुछ है नहीं, इसमें से 2-2, 3-3 पॉइंट्स बस रख लेना ताकि लिखने के काम में आ जाए, एक समझ के लिए। फ्रंट एंड बैक एंड सब्सिडीज वगैरह जो दी जा रही हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर, 23% कंट्रीब्यूशन, 2.5% का ग्रोथ रेट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर क्राउडेड, और अभी भी कंजर्वेटिव फार्मिंग हो रही है। कंजर्वेटिव फार्मिंग मतलब पुराने तरीकों से। सबसे पहले तो वी नीड टू शिफ्ट मैन पावर टू मैन्युफैक्चरिंग। जिस खेत में एक किसान की ज़रूरत है वहाँ उसका पूरा परिवार काम कर रहा है। मैकेनाइजेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा ट्रैक्टर्स चाहिए, ज़्यादा थ्रेशर्स चाहिए, हमें ड्रिप इरिगेशन चाहिए, हमें स्मार्ट एग्रीकल्चर हमें लेके आना पड़ेगा। स्टोरेज हाउसेस गांव-गांव में ब्लॉक लेवल पे कोल्ड स्टोरेज हाउसेस हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में वेस्टेज बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये वेस्टेज से बचाने के लिए, कभी बारिश हो गई, कभी आंधी आ गई, कभी सूखा पड़ गया, वेस्टेज को रोकना पड़ेगा। पीयर टू पीयर ट्रांसपोर्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब स्टोरेज हाउस और फील्ड, फसल से यहाँ तक के लिए डेडिकेटेड हमारे पास ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, फसल जाए, स्टोर हो जाए। ठीक है,
इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन जनरेट करना पड़ेगा। फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेके आइए। मैक्सिमम किसान अभी भी गांव के साहूकार से लोन लेते हैं, उसी कर्जे में ब्याज पे ब्याज देते रहते हैं। बैंकिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, कोऑपरेटिव बैंक का कंट्रीब्यूशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम है, इनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट देना पड़ेगा, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है, बहुत सक्सेसफुल स्कीम है, लेकिन उसमें भी अभी क्रेडिट अवेलेबिलिटी बहुत कम है, क्रेडिट सीलिंग बहुत कम है। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए से कुछ नहीं होता, आपको क्रेडिट सीलिंग उसमें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। बिजली आज भी कई जगह पे आपका 6 से 7 घंटे मिलती है, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है। चीपर रेट, सस्ते रेट पे बिजली प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इरिगेशन की फैसिलिटीज़ आप क्रिएट करिए। अब जैसे उत्तर प्रदेश का जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे सरप्लस वाटर है। साउदर्न एरिया, बुंदेलखंड रीजन में चले जाओ, ये डेफिसिट एरिया है, यहाँ पे पानी की कमी रहती है, हमेशा सूखा पड़ा रहता है, तो वहाँ का एक्सेस वाटर इधर हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मतलब उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करिए जिनकी डिमांड ओवरसीज मार्केट में है, उनको प्रोड्यूस करिए। ठीक है। दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे किसान बहुत ज़्यादा हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है। तो हमें क्या फोकस करना चाहिए? फार्मर कोऑपरेटिव्स बनाने पे। फार्मर कोऑपरेटिव का क्या मतलब होगा? 6-7 किसान आए, अपनी ज़मीनें पूल करें। ठीक है। ये फार्मर 1 की ज़मीन है, ये फार्मर 2 की ज़मीन है, ये फार्मर 3 की ज़मीन है। इस बड़े एरिया में ये तीनों मिलकर इन्वेस्टमेंट करें और ये तीनों मिलकर यहाँ पे फसल पैदा करें। छोटी छोटी जगह को जोड़ के एक बड़ी जगह बनाइए, और इसके लिए गवर्नमेंट को ही लाना पड़ेगा। जैसे सेंट्रल में मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके से एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री, एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाई है। सहकारिता विभाग है, लेकिन ये अनसक्सेसफुल ही आप इसको कहिए, क्योंकि अभी भी आप जाओगे तो गांव में आपको कॉपरेटाइजेशन की चीज़ें बड़ी मुश्किल से देखने को मिलेंगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप तो जाके पूछो कि क्या होता है, स्वयं सहायता समूह कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा। तो हमें इस एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट, वी नीड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन पावर सेक्टर। अभी भी वेस्टेज जो है 30% के आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो वेस्ट ही हो रही है। ठीक है। दूसरी बात, लॉसेस में चल रहा है आपका, देखो 16,000 करोड़ का लॉस एक साल में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को है। इसके पीछे इलीगल कनेक्शंस भी हैं आपका। देखिए, यूपीपीसीएल लगभग 80 करोड़ रुपया पर डे लूज कर रहा है, सिर्फ पार्टीज प्रॉमिसिंग फ्री पावर से। 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। क्यों फ्री कर दोगे आप भाई? किसी की मंथली इनकम 20 लाख रुपए आप करो, 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगे, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। इफ पीपल आर यूजिंग सर्विसेज दे शुड पे फॉर इट। ठीक है। इस तरीके के इररेशनल, कई बार पिछले 2-2 साल का बिल माफ़ कर दिया जाता है। एक पार्टी आई, उसने कहा कि हम सत्ता में आ गए तो 3 साल का बिल माफ़ कर देंगे, 4 साल का बिल माफ़ कर देंगे। पंजाब में एग्जाम्पल देख लो। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। जो फ्री की रेवड़ी वाली बात है ना, ये बिल्कुल सच है। ये फ्री की रेवड़ी बंद करनी पड़ेगी, और अगर $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है तो बिल्कुल बंद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऊपर हमने देखे थे एक्सपेंसेस। सेंट्रल पावर अथॉरिटी डेटा के हिसाब से देखिए, लगभग 88 लाख तो खाली कटिया कनेक्शंस हैं। अब ये 88 लाख अगर डेली 10 यूनिट भी कंज्यूम करें तो 880 लाख यूनिट बिजली फ्री की बर्बाद ही हो रही है। आप डेटा देखो। हमें गुजरात का मॉडल फॉलो कर सकते हैं हम यहाँ पे, जहाँ पे कि डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन हैं। डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन पावर सेक्टर में ही डेडिकेटेड पुलिस वो हैं, स्टेशन है। इनका काम ही है बस ये इलीगल कनेक्शंस वगैरह को पकड़ना, बिजली की चोरी वगैरह को रोकना। तो इसके लिए हमें लगभग कितने 200 डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन और 1000 पुलिस स्क्वाड कैलकुलेशन किया गया होगा ये कहीं। ठीक है। और उसके बेसिस पे ये दिया गया, और ये वर्कफोर्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। अब इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, बिजली चोरी भी रुकेगी। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि फीमेल वर्कर पार्टिसिपेशन उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। आप देखो, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से कंपेयर करके देखो तो सबसे कम उत्तर प्रदेश का आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ 17% उत्तर प्रदेश में फीमेल जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं।
ठीक है। वी नीड टू इंक्रीज इट मोर, उसके लिए हमें लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव करना पड़ेगा, सेफ इन्वायरमेंट वुमेन के लिए क्रिएट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे अगर वो फीमेल एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। इसके अलावा वुमेन सेंट्रिक एम्प्लॉयमेंट वेन्यूज जैसे कॉल सेंटर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, नर्सिंग, ठीक है, एटसेट्रा लगा देता हूँ, कई सारे एवेन्यूज हो सकते हैं, इन पे फोकस करना चाहिए जहाँ पे फीमेल्स आ सकें। क्योंकि ये एक डेवलप्ड कंट्री के लिए फैक्ट है कि हर एक डेवलप्ड कंट्री या डेवलप्ड स्टेट में फीमेल पार्टिसिपेशन रेट हमेशा ज़्यादा रहा है। आप देख लो, गुजरात देख लो, या आंध्र प्रदेश देख लो, कर्नाटका देख लो, महाराष्ट्र देख लो। वी नीड टू हार्नेस दिस फीमेल फोर्स, ठीक है। तो ये कुछ सजेशंस थे, रिकमेंडेशंस थे, इनको आप मेंस के आंसर की तरह भी बना के लिख सकते हो, इंटरव्यू वगैरह में भी आपका हेल्प करेगा। वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना भी बहुत लंबा है, ठीक है। चलो, थैंक यू।